हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है मिस्टर श्रीदत्त भनवलधर, जो कि हेड ऑफ इक्विटी है कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। Thank you so much, Rishi, for having us. Hello to everyone who's actually watching this. यस सर। श्रीदत्त सर के बारे में बताऊं तो उनका कुल 20 साल से ऊपर का इक्विटी मार्केट में एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद MBA किया हुआ है और कैपिटल मार्केट में उनकी शुरुआत रिसर्च एनालिस्ट से हुई थी। उसके बाद उन्होंने पेंशन फंड्स भी संभाले हैं और पिछले 8-9 साल से वो कैनरा रोबेको के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी की बात करें तो वो 95,000 प्लस करोड़ रुपीस का एसेट मैनेज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि जो 1 लाख करोड़ के माइलस्टोन के आप बहुत ही नज़दीक है। थैंक यू सो मच। ये सब बेसिकली आप जैसे लोगों की बदौलत ही हुआ है। सभी IFAs और बिजनेस पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स आप जो देख रहे हैं, इन्हीं के कंट्रीब्यूशन से हुआ है। हमने तो ट्राई किया है कि रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे कितना अच्छे तरीके से आपका पैसा मैनेज किया जाए। जी सर, डेफिनेटली उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं आपसे कि रिसेंट में जो US ने ट्रेड वॉर शुरू किया था टैरिफ रिलेटेड, इंडिया हैज कम आउट एज अ विक्टोरियस कि सबसे पहले उनके साथ ट्रेड डील हम सेटअप करने जा रहे हैं। पहले बहुत लोगों के दिमाग में ये शंका थी कि भारत के बाजार के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट शायद आ सकते हैं, बट अभी कुछ अलग ही हो रहा है। तो क्या आपको ग्लोबल आउटलुक लगता है? ये इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है जितना आपको लग रहा है। ये काफी कॉम्प्लेक्स है और ये थोड़ा लंबे देर तक चलेगा। प्रॉब्ली नॉट, हमारे लिए नहीं उतना लंबा होगा, बट ये लंबा चलेगा काफी सारे कंट्रीज के लिए। तो कॉम्प्लेक्सिटी है। जब भी कोई चीज जो एग्जिस्टेंस में है 10, 20, 30 साल से, जैसे ये सप्लाई चेन्स जो थे कि भाई US कंज्यूम करेगा और पूरा दुनिया एक्चुअली उसको बेचेगा, ये 30-40 साल से एग्जिस्टेंस में था। तो उसको अगर आप ब्रेक करने का ट्राई करोगे, उसको रीऑर्गेनाइज करने का ट्राई करोगे, तो उसका ग्रोथ इंपैक्ट होगा। तो क्लियरली ग्रोथ के लिए ये निगेटिव ही है, पर्टिकुलरली US, चाइना, ये जो कंट्रीज 2 की पार्टनर है जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, उनको इम्पैक्ट करेगा। बट ये जो पूरा इक्वेशन है उसमें US गवर्नमेंट जो है 2-3 चीजें एड्रेस करने का ट्राई कर रहा है। पहला चीज ये है कि उनको लग रहा है कि जियोपॉलिटिकली और फ्रॉम डिफेंस पर्सपेक्टिव काफी सारे क्रिटिकल चीजें जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, तो वो उनको रिवर्स करना पड़ेगा। सेकंड है कि भाई उनका डेट बहुत बढ़ गया है, $35 ट्रिलियन डेट है उनका, और अगर हम लोग ऐसे ही कंज्यूम करते रहे और ऐसे ही इंपोर्टिंग इकोनॉमी रहे तो ये डेट बढ़ता जाएगा और अनसस्टेनेबल हो जाएगा। तो प्रिडोमिनेंटली ये 2 चीजें वो एड्रेस करना चाह रहे हैं। अभी जो तरीका उन्होंने यूज किया है वो मुझे ऐसा लग रहा है, जो सब रीडिंग करके, कि उन्होंने वो जो आप दुकानदार के साथ जाके जैसे निगोशिएशंस करते हो ना, कि उसने 100 रुपए पे चीज बोल दिया, आप 50 से स्टार्ट करो जी। आई थिंक उसी तरीके का निगोशिएशन चल रहा है, जहां पे उन्होंने बहुत एग्रेसिव स्टांस लिया है इनिशियली, जहां पे पूरा दुनिया पे बहुत एग्रेसिव टैरिफ डाल दिए। उसके बाद में धीरे धीरे करके ये सेटल होगा काफी लोअर नंबर पे। इंडिया है या यूरोप है या जापान है या जो फ्रेंडली कंट्रीज है, आई थिंक उनके, मेरे हिसाब से उनके लिए बेस केस हम लोग ये ले रहे हैं कि काफी लोअर लेवल पे सेटल हो जाएगा। इंडिया के साथ चैलेंजेस और भी कम है, क्योंकि एक तो हमारा ट्रेड जो अमाउंट है वो ही कम है। ट्रेड डेफिसिट जो है US के साथ वो भी बहुत बड़ा नहीं है। अराउंड $50 बिलियन कुछ है नंबर, वो बहुत छोटा है US के कॉन्टेक्स्ट में। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाकी सब चीजों में ठीक है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, आई थिंक विच इज अ लिटिल बिट ऑफ अ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंसेस। बाकी सब जगह पे वो डील होने का चांसेस ज्यादा है। नाउ ये सेटल तो जैसे मैंने बोला धीरे धीरे होगा। इसका निगेटिव इमीडिएट बेसिस पे ग्लोबल ग्रोथ पे निगेटिव ही इम्पैक्ट है, बट इसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो किसी ने पहले सोचा नहीं था। तो एक तो इंडिया ने न्यूट्रल पोजीशन लिया है, जैसे जियोपॉलिटिक्स में भी लिया था, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में उसका फायदा ही होता है। आप इकोनॉमी पे फोकस करो, आप वॉर्स पे फोकस मत करो या बाकी चीजों पे फोकस मत करो जी। तो इसके लिए शायद हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमें फाइट नहीं करना है US के साथ, चाइना को फाइट करना है उसे करने दो, हम अपना एक रिजॉल्व कर लेते हैं इशू। थोड़ा नुकसान होगा, थोड़ा फायदा होगा, बट US को आज एक सप्लायर की जरूरत है, क्योंकि ओवरनाइट चाइना का या बाकी जगहों का सप्लाई कोई दूसरा नहीं ले सकता है। तो उसमें आपके सप्लाई चेन में काफी सारे सेक्टर्स को फायदा हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, EMS है जिसको इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज बोलते हैं, प्रोडक्शन सर्विसेज, आपका टेक्सटाइल है, आपका केमिकल्स है, CDMO जो आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो, इवन स्पेशलिटी केमिकल है। सो काफी सारे सेक्टर्स है जहां पे अपॉर्चुनिटी बन सकता है। आपको कैसे करना है, आप फाइट करते बैठे तो इट विल बी अ थ्रेट। अगर आप उसके साथ निगोशिएट कर लो
और चाइना और बाकी लोग नहीं करे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। तो हम लोग उसको इस तरीके से देख रहे हैं कि उसको अपॉर्चुनिटी बना ले, तो वहां पे एक आपको कंट्री स्पेसिफिक फायदा हो सकता है। दूसरा बड़ा ये फायदा है कि क्योंकि यूनिपोलर वर्ड था, यूनिपोलर यानी बस यूएस ही था जिसके पास मदर करेंसी था, सब लोग उसी को बेच रहे थे, उसी का मार्केट में अर्निंग्स ग्रोथ सबसे रिलेटिवली डेवलप मार्केट्स में सबसे ज्यादा था, तो कैपिटल भी वहीं पे जाता था जी। जैसे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स सिर्फ इंडिया में अपनी कंपनीज में प्रिडोमिनेंटली इन्वेस्ट करते हैं इंडियन इन्वेस्टर्स, वैसे ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स प्रिडोमिनेटली, जैसे अगर मैं स्टैटिस्टिक दूं तो 50% जो मार्केट कैप है पूरी दुनिया का वो यूएस में था, ओके, और प्रॉब्ली 60-70% एलोकेशन होगा। तो इक्विटी में इतना सारा एलोकेशन है यूएस में, ओके। तो ये जब ये जो ट्रांजिशन चेंज हो रहा है या ये जो वर्ड चेंज हो रहा है, जहाँ पे यूएस बोल रहा है कि मुझे यूनिपोलर वर्ड नहीं चाहिए, मुझे मल्टीपोलर वर्ड चाहिए, इन अ वे सप्लाई चेन्स अलग अलग होंगी, हम भी मैन्युफैक्चर करेंगे, आप भी मैन्युफैक्चर करो, एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो उसमें ये हो जाएगा कि फिर आपको मदर करेंसी का स्टेटस धीरे धीरे करके कम हो सकता है, तो आपको मैं इतना बेसिकली या रिजर्व करेंसी का स्टेटस कम हो सकता है, तो आपके इकोनॉमी में लोग इतना इन्वेस्ट नहीं करे शायद। तो जो कैपिटल एलोकेटर्स है, बड़े बड़े पेंशन फंड्स है यूरोप के या सोवरेन फंड्स है मिडिल ईस्ट के या जापान के लोग हैं जिनका बहुत सारा पैसा यूएस में लगा है, धीरे धीरे उनको ये जो वर्ल्ड का कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो रहा है उसकी वजह से बाकी मार्केट्स देखने पड़ेंगे। और वही अगर लास्ट 2-3 महीने में आप देखो तो जो पॉजिटिव सिल्वर लाइनिंग अगर मुझे देखना है ये पूरे सिनेरियो का जी, तो पैसा इक्विटी, यूएस इक्विटी और यूएस डेट से निकल के यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और बाकी काफी सारे जहां जहां जा सकता है जी, कि भाई मेरा 100 रुपीज सपोज आपका, जैसे आप कैन रोपिको के सपोज इन्वेस्टर, आपका 100 रुपीज कैन रोपिको में इन्वेस्टेड है, कुछ अगर आपको लगा कि नहीं कुछ चेंज हो रहा है, इनका इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी चेंज हो रहा है, तो आप बोलोगे ये 100 रुपीज में से 5 रुपए निकाल के मैं बाकी लोगों को देता हूँ या 10 रुपए। वही चीज इफेक्टिवली यहाँ पे वर्ल्ड में हो रही है कि पूरा पैसा यूएस में ज्यादा लगा हुआ है, वो पैसा धीरे धीरे करके दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स में, डेवलप मार्केट्स में जा सकता है, प्रोवाइडेड हमारा अर्निंग्स ग्रोथ ठीक हो। दो की टेकअवे, एक ग्रोथ का कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, ग्रोथ का चैलेंज रहेगा। सेकंड, इंडिया इज लुकिंग एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी रादर देन थ्रेट, सो वी आर ट्राइंग टू नेगोशिएट रादर देन फाइटिंग, व्हिच इज अ गुड थिंग जी। और तीसरा कि कैपिटल फ्लो जो है, एफआईआई फ्लो जो है वो परसिस्टेंटली नेगेटिव रहा है। एक्चुअली आप कैलेंडर ईयर 20 छोड़ दो तो इंडिया की नेट एफआईआई फ्लोज 0 है, यानी लास्ट 4 साल में इफेक्टिवली कोविड के बाद में नेट कोई पैसा नहीं आया फॉरेन का इंडिया में, तो वो पैसा आ सकता है बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस। सो ये 2-3 हमारे लिए की टेकअवेज है ये इवेंट से। वंडरफुली टेकन सर। इंडिया की बात करते हैं तो क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतना स्ट्रॉन्ग अभी पोर्ट्रे हो रही है, आरबीआई ने रेट कट भी किया हुआ है, how are you looking India's GDP growth numbers in next financial year? So इंडिया का ना, आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, इंडिया का मैक्रो बहुत स्ट्रांग है, यानी सब इकोनॉमिक पैरामीटर जो है बहुत स्ट्रांग है। ग्रोथ पैरामीटर जो है वो थोड़ा सा मॉडरेशन हुआ है लास्ट 1 साल में जी। तो आप करंट अकाउंट डेफिसिट ले लीजिए, आप फिस्कल डेफिसिट ले लीजिए, आप इन्फ्लेशन ले लीजिए, ये सभी चीजें, आप बैंक के बैलेंस शीट ले लीजिए, आप रियल एस्टेट बैलेंस शीट ले लीजिए, आप कॉर्पोरेट बैलेंस शीट ले लीजिए, ये सभी चीजें ऐसी है जैसे शायद ही मैंने अपने 20 साल के करियर में देखी, इतनी अच्छी है ओके, या इतनी स्टेबल है। बट चैलेंज ये है कि एज ए इकोनॉमी हम लोग थोड़े ज्यादा रिस्क अवर्स हो गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, और उसकी वजह से ग्रोथ नहीं आ रहा है। क्योंकि कोविड के बाद में गवर्नमेंट ने स्पेंड किया, थोड़ा सा रियल एस्टेट साइकिल चला तो ग्रोथ आया 2 साल जोर से कॉर्पोरेट में, बट उसके बाद में क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा कम हो गया, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग नॉर्मलाइज हो गया, क्योंकि उतना 20% पे सस्टेन नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे वो हुआ ग्रोथ, एक्चुअली आपका 7.5% का जीडीपी ग्रोथ रेट वापस आके 6-6.5% हो गया है। कंसेंसस बोल रहा है 6.5, मेरे हिसाब से 6.25 ही आएगा ओके। बट एक चीज इंडिया के बारे में एकदम ट्रू है, क्योंकि बैलेंस शीट्स अच्छे हैं, बैंक का बैलेंस शीट ले लो, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट ले लो, रियल एस्टेट बैलेंस शीट ले लो, इवन गवर्नमेंट का बैलेंस शीट, तो मुझे लगता है कि ये सिक्लिकल स्लो डाउन है, स्ट्रक्चरल वरी करने जैसा कोई नहीं है, क्योंकि आपके मैक्रो इकोनॉमिक चीजें सही से, बैलेंस शीट ठीक है, धीरे धीरे करके लोग वापस स्पेंड करना शुरू करेंगे और वो वापस आ जाएगा जी। तो हमारा जैसे इंडिया के बारे में मैंने बोला कि हमेशा ये होता है कि जब 20% कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ या 7.5% जीडीपी ग्रोथ रेट आता है तो लोगों को लगता है कि यही आएगा ओके, वो भी नहीं आता है इंडिया में। और जब 5% जैसे फाइनेंशियल 25 में 5% अर्निंग्स ग्रोथ हो गया है और बेसिकली जीडीपी ग्रोथ रेट भी 6-6.5% हो गया है, वो भी सस्टेनेबल नहीं है। हम लोग कहीं पे बीच में प्ले करेंगे और मेरे हिसाब से वो जर्नी वापस शुरू हो गया है, और उसका रीजन 3 है। फाइनेंशियल 26 और 27 में मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ भी 10 से 15% के बीच में चला जाएगा और जीडीपी ग्रोथ रेट भी 6% से 6.5-7% तक चला जाएगा। उसका रीजन है एक, जैसे आपने बोला
कि इन्फ्लेशन इतना कम है कि इंटरेस्ट रेट हम्म। कट करने का बहुत स्कोप है, तो मॉनेटरी पॉलिसी बहुत एग्रेसिवली प्ले कर सकता है। जी। आरबीआई ने लिक्विडिटी बहुत बढ़ा दिया है। थर्ड, गवर्नमेंट कैपेक्स जो ड्यूरिंग इलेक्शन एकदम ही कम हो गया था, वो वापस ऊपर आ गया है थैंकफुली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड पोस्ट द सेंट्रल इलेक्शन। अगर आपने देखे होंगे तो गवर्नमेंट का फोकस है कि बस मेरे 100 रुपीज में से मैं थोड़ा ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी अर्बन पुअर, रूरल पुअर, फार्मर्स, उनको भी देना चाहता हूँ। जी। ये सब स्कीम्स आप स्टेट लेवल पे देख रहे हो जो हमें अच्छी नहीं लगती है, बट वो उन लोगों को भी कुछ ना कुछ इकोनॉमी में देना चाहिए, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो ये जो मास कंजम्पशन जो थोड़ा सा शॉक में था लास्ट 1.5 साल से, मास कंजम्पशन में कुछ भी नहीं हो रहा था, लग्जरी कंजम्पशन बहुत अच्छा कर रहा था, मास कंजम्पशन वो वापस आ रहा है। सो ये 3-4 चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, मॉनसून अगेन दिस ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी द थर्ड ईयर इन अ रो जहाँ पे अनुमान है कि ये अच्छा रहेगा जी। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, इंटरेस्ट रेट कट, लिक्विडिटी, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर 8-10% पे चल रहा है, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर 8-10% पे चल रहा है, आप गवर्नमेंट का फोकस थोड़ा सा रूरल मासेस पे बढ़ गया है, जो दिख रहा है। ये सब स्कीम जो है 3-4 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट पुट टुगेदर, ये ड्राइव करेंगी थोड़ा सा मास कंजम्पशन। तो ये सब चीजों का जो कॉम्बिनेशन, उसके हिसाब से हमें लगता है कि वापस बाउंस लेके आपका धीरे धीरे करके जीडीपी ग्रोथ रेट ऊपर चला जाएगा। वंडरफुल। हमारे कैपिटल मार्केट में 3 सेगमेंट में हम जनरली इक्विटी को एनालिसिस करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। और अगर रीसेंट पास्ट की बात करें तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम लार्ज कैप तकरीबन 15-17% गिरे और मिड एंड स्मॉल कैप तकरीबन 15% से लेकर 20% जितना गिरावट हुआ है। तो हाउ डू यू सी इट ऑन अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, कि पहले जो वैल्यूएशन थे उससे कितना अट्रैक्टिव है या अभी भी कुछ महंगे जोन में है? सो दो चीजें हैं इसमें। एक है एकदम ही स्टैटिस्टिकल कि पीछे कैसा हुआ है लास्ट 10 साल में, उसके कंपैरिजन में कैसा है। तो अगर आप लाइक जस्ट स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन करो, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करो, तो लार्ज कैप लार्जली फेयर वैल्यूएशन जोन में आ गए हैं। लार्ज कैप्स अभी ट्रेड कर रहे हैं 18 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स में, वो लार्जली फेयर जोन में आ गए हैं। ना उनमें एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, ना उनका वैल्यूएशन ज्यादा है। मिड कैप क्योंकि वो कैटेगरी कंस्टेंट है और वहां पे लिक्विडिटी जाता है, और बेसिकली रेगुलेटरी वाइज भी वो कैटेगरी से 150 स्टॉक्स का है, तो वो थोड़ा महंगा है। अभी भी 25 टाइम पे ट्रेड कर रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड। हिस्टोरिकली वो 20 के नीचे ट्रेड किया है। स्मॉल कैप 22 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं, वो भी हिस्टोरिकली 18-20 टाइम के नीचे ट्रेड किया है। टिपिकली हिस्टोरिकल आप देखो तो लार्ज कैप हमेशा मिड कैप स्मॉल कैप को प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं। सिर्फ जो बुलिश इकोनॉमिक साइकिल होता है तब मिड कैप स्मॉल कैप जाके लार्ज कैप को प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं। तो इस बेसिस ये हो गया स्टैटिस्टिकल कि ये बस स्टैटिस्टिक है, आपको कैसे देखना है इसको, आपका नंबर्स के हिसाब से। दूसरा ये है कि बेसिकली आप जब कोई भी स्टैटिस्टिक्स देखते हो तो फिक्स नहीं होता है। अगर आप 2000 से 2010 में इंडिया का बेसिकली निफ्टी का या BSE 100 का, BSE 30 का 1 ईयर फॉरवर्ड पी देखोगे तो 14.5 था, 10 से 20 देखोगे तो 16.5 हो गया, और अगर 10 से 25 देखोगे तो बेसिकली 18.5 हो गया, 18-18.5, जो इसलिए मैं बोला कि ये चीप है। बट ये हमेशा कॉन्टेक्स्ट में रहता है कि आपका ग्रोथ प्रोफाइल कैसा है अगले 2-3 साल के लिए। पहले तो आपका मैक्रो कैसा है, जो इंडिया में स्ट्रांग है तो वरी नहीं है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम वगैरह कैसा है, वो सब कोई चेंज, डिटोरेशन नहीं हुआ है, कोई भी इंप्रूवमेंट ही हुआ है। दूसरा है कि आपका ग्रोथ प्रोफाइल कैसा है कंट्री का, और वो ग्रोथ प्रोफाइल के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मल्टीपल्स कम ज्यादा होते हैं, ग्रोथ प्रोफाइल और ROE कंट्री का। ओके, कि आपका जो आपने 100 रुपीज लगाया उसमें आप कितना रिटर्न ऑन कैपिटल बना रहे हो, ये दो चीज डिफाइन करते हैं कि आपका बेसिकली मल्टीपल कैसे चलेगा। सो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है लास्ट 1.5 साल में। और अगर आप कॉन्टेक्स्ट लो इसका, तो 19 से 24 जो अर्निंग्स ग्रोथ है, निफ्टी का 18% है, मिड कैप स्मॉल कैप शायद थोड़ा और भी ज्यादा होगा। आपका ये सुपेरियर ग्रोथ आया क्योंकि ड्यूरिंग कोविड गवर्नमेंट एंडेड अप स्पेंडिंग। कोविड के बाद में ग्लोबली IT चला, कमोडिटी चले एक बार के लिए, उसके बाद में आपके लिए एक बार पेंट अप डिमांड भी आया कंजम्पशन का जोर से, जब आप Feb 22 के बाद में कोविड से बाहर आए, और उसके बाद में गवर्नमेंट इलेक्शन जा रहा था, तभी एक तो रियल एस्टेट साइकिल भी पैरेलली चला, और उसके बाद में गवर्नमेंट ने भी बहुत एग्रेसिवली स्पेंड किया। सो ये 4-5 जो चीजें थी उसकी वजह से आपको एक सस्टेन 18-20% का अर्निंग्स ग्रोथ मिला। हमें लगता है कि 18-20% का अर्निंग्स ग्रोथ प्रॉब्ली 12 से 15% ही रहेगा, जो नॉर्मलाइज आपका ग्रोथ रेट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जैसे वो होगा तो ये वैल्यूएशंस भी आपको नॉर्मलाइज करने पड़ेंगे। तो क्योंकि आपके ROE में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, तो आपको ग्रोथ प्रोफाइल पे ज्यादा फोकस करना है। तो जब ये ग्रोथ प्रोफाइल आपका अगर
नीचे के लेवल पे स्टेबलाइज हो रहा है, तो वैल्यूएशन हायर लेवल पे कंटिन्यूअसली सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल है। और इसीलिए हमारा, अगर आपको व्यू देना है एज अ, एंड वी कैन बी राइट और रॉन्ग, बट हमारा व्यू ये है कि भाई लार्ज कैप में तो लार्जली करेक्शन हो गया है, शायद आप 12 मंथ्स का भी व्यू ले तो आपको रोल ओवर रिटर्न मिलने चाहिए, जितना अर्निंग्स आएगा उतना आपका रिटर्न बनना चाहिए। तो 10-12% अगर अर्निंग्स आएंगे तो उतना रिटर्न बनना चाहिए। बट मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी हमें लगता है कि टाइम करेक्शन होगा, प्राइस करेक्शन शायद ज्यादातर हो गया है, बट जब तक अर्निंग्स नहीं आते हैं ब्रॉड बेस, और अभी भी अर्निंग्स नहीं दिख रहे हैं ब्रॉड बेस, तब तक आपको जो अभी भी 22 या 25 टाइम पे आप ट्रेड कर रहे हो, वो आपको धीरे धीरे करके गिव अप करना पड़ेगा। तो हमेशा मार्केट में गिव अप रिटर्न करने का दो तरीका होता है। एक तो जो पहला हुआ कि 20% आप गिर गए तो प्राइस करेक्शन हो गया। दूसरा ये होगा धीरे धीरे करके कि टाइम करेक्शन होगा, जो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। जैसे हम लोग एक साल स्पेंड कर चुके हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, बेसिकली 4-5% रिटर्न होगा, वो भी अभी रैली हुई इसलिए, करेक्ट। लार्ज कैप में भी 7-8-9% जो भी होगा। तो हम लोगों ने एक साल का अर्निंग्स डाइजेस्ट कर लिया, 5% अर्निंग्स बढ़ा, बट हम लोग कहीं नहीं गए या उधर ही है। ऐसा ही आपको और भी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ब्रॉडर मार्केट में, ये हमारा व्यू है। क्योंकि आपका जो मीडियम टर्म अर्निंग्स ग्रोथ है वो वापस नॉर्मलाइज बेसिस पे 12 से 15-16% तक आ जाता है, और वहां पे ही आपके रिटर्न प्रोफाइल, वहां पे आपका बेसिकली इवेंचुअल वैल्यूएशन आ जाता है। तो वो धीरे धीरे करके आपको डाइजेस्ट करके आना पड़ेगा वहां पे जी। तो जिसका भी व्यू है कि उसको एलोकेशन एग्रेसिवली करना है, उसे हमें लगता है कि लार्ज कैप कंजम्पशन, मल्टी एसेट, बैफ ऐसी कैटेगरीज में करना चाहिए। जिसका 5 साल का व्यू है, जिसने पीछे में भी स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत किया है, जो पेशेंट है, जो वॉलेटिलिटी देखने के लिए रेडी है, उसको एसआईपी करनी चाहिए एटलीस्ट 6-8 महीने का, 1 साल का, इन अ ब्रॉडर मार्केट। दैट्स हाउ वी आर लुकिंग एट इट। ओके। हम बहुत सारे फंड मैनेजर्स को मिलते रहते हैं, कोई ग्रोथ स्टाइल फॉलो करता है, कोई वैल्यू स्टाइल फॉलो करता है। आपका हमने बहुत साल ट्रैक किया हुआ है, हमेशा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न और कंसिस्टेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। तो हाउ डू यू थिंक कि ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न और जो कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस है या कंसिस्टेंसी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, इज डूइंग बेटर देन इधर ग्रोथ स्टाइल और वैल्यू स्टाइल? सो पहले तो कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस कुछ होता नहीं है, ओके। सो कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट प्रोसेस होता है, कंसिस्टेंसी ऑफ कैसे प्रोडक्ट रन होते हैं वैसा होता है, वो हम फोकस करते हैं, फिर आउटकम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है, ओके। ऐसा हमारा बिलीफ है जी। हमारा एज अ हाउस, आपको अगर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बनाना है, इसका मतलब आपको रिस्क कम लेना है और फिर भी आपको ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न बनाना है। तो इसका तो एक ही तरीका हो सकता है कि आप बेट ऐसे कंपनी पे करो, प्रीडोमिनेंट पार्ट ऑफ आपका पोर्टफोलियो जो ऐसे जगह लगा हो जहां पे आपको ड्रॉ डाउन का रिस्क नहीं है, यानी वो कंपनी बेली अप नहीं जाएगा, उसके बैलेंस शीट में प्रॉब्लम नहीं है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है, उसका बिजनेस अच्छा है। सो वही हमारा कोर है कि कोर जो पिलर्स है पोर्टफोलियोज के, सभी पोर्टफोलियोज के ऑलमोस्ट, कि आपका क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये जो, और क्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट, ये जो है, ये आपके हाइजीन चेक है। ये 3 बेडरॉक है कि जिसके बाद में हम शुरू करते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। ये तो आपका होना ही चाहिए। ये होने की वजह से क्या होता है कि आपका हर टाइम रिस्क आता है तो आपका पोर्टफोलियो का शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी बाकी लोगों से बेटर हो जाता है, तो आपको बेसिकली कंपाउंडिंग बेटर मिलता है। हो सकता है कि एकदम बुलिश फेज में आप थोड़ा अंडर परफॉर्म कर लो, बट बेरिश फेज में आप आउट परफॉर्म कर लोगे, या जब नॉर्मलाइज साइकिल आएगा तब आउट परफॉर्म कर लोगे, क्योंकि इनहेरेंटली ये जो बिजनेसेस है इनमें कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छा है, तो जैसे ही थोड़ा बेसिकली नॉर्मलाइज एनवायरनमेंट आता है, वो बाकी लोगों को आउट परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। वो एक कोर है, इसको कुछ लोग ग्रोथ क्वालिटी भी बोलते हैं। तो हमारा ग्रोथ क्वालिटी टिल्ट है एज अ हाउस, बट वो ग्रोथ क्वालिटी या वैल्यू बहुत लूजली यूज किया जाता है इंडिया में जी। इनफैक्ट हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है 50 पी वाला स्टॉक है या 5 पी वाला स्टॉक है, अगर मुझे लगता है कि ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें है, और उसके बाद में अगर नेक्स्ट 3 साल के लिए मेरा इंक्रीमेंटल अर्निंग्स ग्रोथ और इंक्रीमेंटल आरओईज या आरओसीज अगर इंप्रूव हो रहे हैं, तो आई वुड बी मोर हैप्पी टू बाय अ 5p स्टॉक देन अ 50p और 25p स्टॉक, करेक्ट, राइट। सो बट टिपिकली मार्केट में ग्रोथ क्वालिटी वर्सेस ऐसा वैल्यू, तो वैल्यू यानी सब लोगों को लगता है चीप, ग्रोथ क्वालिटी यानी सब महंगा, बट ग्रोथ क्वालिटी हमारा टिल्ट है क्योंकि इंडिया में ग्रोथ फॉर्चुनेटली अबंडेंटली अवेलेबल है। एक गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट आया था, बेसिकली इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ मल्टीबैगर्स हुए हैं कहीं पे भी दुनिया में। इसका मतलब क्या है कि आपका इकोनॉमी इवॉल्व हो रहा है, नए नए सेक्टर्स आ रहे हैं, वहां पे मल्टीबैगर बनने का चांसेस होता है। सो इसलिए ग्रोथ पे ज्यादा फोकस है, तो ग्रोथ क्वालिटी पे ज्यादा फोकस है। क्वालिटी यानी क्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट, मैनेजमेंट एंड बेसिकली बिजनेस ग्रोथ यानी अर्निंग्स ग्रोथ, ये 2 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस है एज अ फिलोसॉफी।
बट ट्रेडिशनल टर्म्स में लोग जिसको वैल्यू बोलते हैं उसे भी हमें खरीदने में प्रॉब्लम नहीं है, बट वहाँ पे ज्यादातर टाइम हमारा ये ऑब्जर्वेशन है कि वहाँ पे वो 10 पी पे पड़ा हुआ है सालों साल, क्योंकि उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। अदर बैलेंस शीट की प्रॉब्लम है, रेगुलेशंस के प्रॉब्लम है, प्रमोटर के प्रॉब्लम है, या बिजनेस के ही प्रॉब्लम है कि डीप सिक्लिकल है जी। तो वहाँ पे हमारे पोर्टफोलियो जनरली कम रहते हैं। तो अपॉर्चुनिस्टिकली कभी कभी 10-15% ऑफ पोर्टफोलियो हो सकते हैं, बट वैल्यू में हम लोग तभी ज्यादा जाते हैं जब हमको लगता है कि टाइम बाउंड मैनर में हमें कोई ड्राइवर लग रहा है जिसकी वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है ये सेक्टर का। जब ऐसा लगता है तब वी आर मोर देन कीन टू बाय वैल्यू। अदरवाइज कंपाउंडिंग जो है, ग्रोथ क्वालिटी जो है, वो पोर्टफोलियो 70-30 या 75-25 ऐसा मिक्स है, बट टिल्ट ग्रोथ क्वालिटी की तरफ है। और शायद इसी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की वजह से आपको इकोनॉमिक टाइम्स वेल्थ में वन ऑफ द टॉप फंड मैनेजर का आपको नॉमिनेशन भी मिला है अवार्ड में। हाँ, ये भी रीजन है। यही बात हम लोग अभी जस्ट डिस्कस कर रहे थे इस मीटिंग के पहले कि वो स्प्रिंट्स करना 1 साल 2 साल रिटर्न आना तो कभी कभी बहुत इजी है, बट वो सस्टेन करना 7-8-10 साल वो बड़ा डिफिकल्ट काम है। वही अटेम्प्ट है, और सभी पोर्टफोलियो में वही अटेम्प्ट है कि इन्वेस्टर्स को कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3-5-7 ईयर का रोलिंग रिटर्न अच्छा मिले, रादर देन 1 साल में उसको अच्छा रिटर्न मिले और फिर दूसरे जो लोग आए हैं ऊपर उनका रिटर्न का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट हो। वो कैसे अवॉइड कर सके उस पर हमारा काफी फोकस है। एक मेरा आखिरी सवाल है कि आपकी टोटल 20 साल की कैपिटल मार्केट में जर्नी रही है, बहुत सारे इन्वेस्टर को भी आप मिले होंगे, बहुत सारे हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को मिले होंगे, बहुत सारे फंड मैनेजर्स को, रिसर्च एनालिस्ट को आपने देखा होगा। कौन सी 1-2 चीज आप शेयर कर सकते हैं हमारे इन्वेस्टर के साथ कि जो बड़ी गलती इन्वेस्टमेंट जर्नी में नहीं करनी चाहिए, जो हमारी वेल्थ क्रिएशन जर्नी है, कौन सी चीज हमेशा रुकावट लाती है, किस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं और वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में हम बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं? 1-2 चीज आप शेयर कर सकें। मुझे लगता है कि वेल्थ क्रिएशन का जर्नी जैसे आपका लाइफ होता है वैसा ही है कि आपके कुछ गोल्स होने चाहिए और वो गोल्स के साथ आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। तो सबसे बड़ा एडवाइस मैं ये दूंगा इन्वेस्टर्स को कि कौन क्या बोल रहा है उससे ज्यादा आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अगर इक्विटी एज एसेट क्लास अगर आपको 12 से 15% सीजीआर रिटर्न 30-30 साल देता है तो सबसे, और नेक्स्ट आपका बेस्ट है बेसिकली फिक्स इनकम जो 7 देता है 6-7, और उसके बाद में आपके फिक्स डिपॉजिट्स आएंगे। अगर ऐसा है तो आपको ऑलरेडी पता है स्टैटिस्टिकली लास्ट 30-40-50 साल में ये प्रूवन है कि एसेट क्लास ज्यादा रिटर्न है, तो आपका एसेट एलोकेशन वहां पे डिसिप्लिन तरीके से है कि नहीं, वहां पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी और मैंने क्या देखा कि इन्वेस्टर का एलोकेशन बहुत कम है, सो ही इज नॉट फोकसिंग ऑन कि हाउ मच ऑफ हिज सेविंग्स इज एक्चुअली गोइंग इनटू से इक्विटी और व्हिचएवर इज हिज डिजायर्ड एसेट क्लास, बट ही इज मोर फोकस्ड ऑन कि मैंने ये फंड लिया है, वो फंड लिया है, एग्जैक्टली ये। सो एसेट एलोकेशन पे, पर्टिकुलरली इक्विटी एसेट एलोकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आपको एडिशनल रिटर्न डिफरेंशियल इन्फ्लेशन के ऊपर 5-6% भी मिला ओवर पीरियड ऑफ टाइम तो आपका एक्चुअली वेल्थ बनेगा। बट वो वेल्थ बनने के लिए आपके 100 रुपीज के सेविंग में से आप 2 रुपए लगा के कितना भी क्वेश्चन पूछ लो आपका वेल्थ नहीं बनेगा। तो बहुत क्रिटिकल है कि आपका 100 रुपीज का सेविंग में से आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके एडवाइजर के हिसाब बात करके कि मेरा 30 रुपए जा रहा है, 50 रुपए जा रहा है, 100 रुपए जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या रिस्क एपेटाइट है या वोलेटिलिटी एपेटाइट है रादर, वो एक चीज बहुत फोकस करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, रेगुलर इन्वेस्टर्स के लिए। सेकंड है कि डोंट चेज एनी फैड्स। कोई भी फैड होता है ओके, जिसमें हॉकी स्टिक होता है, टिपिकली वो फैड ही होता है। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज बेसिकली ओवरनाइट नहीं होता है। तो काफी बार, और आपको अगर चेज करना, अगर आपको बहुत ही एक्सपेरिमेंट करना है तो अर्ली कीजिए। ज्यादातर बार मैंने देखा है कि लोग किसी भी फैड में या किसी भी थीमेटिक्स में सपोज या किसी भी चीज में फैड, जैसे क्रिप्टो करेंसीज का फैड आया, कभी लास्ट ईयर सब थीमेटिक्स का ही फैड आया, कभी एक सेक्टर पकड़ के लोग उसी में, कभी ग्लोबल ईवी ईटीएफ्स का ही फैड आया था, कभी ग्लोबल इक्विटी का ही फैड आया। सो ये जो आपको एसेट एलोकेशन के हिसाब से सोचिए कि बस इसमें मेरा कितना होना चाहिए, रादर देन कि मैं इसी में लगा देता हूँ, और टिपिकली उसमें लोग टिपिकली लेट जाते हैं। तो आपका एक मैराथन है, उसमें आपको पैसा बनाना है, आपको ओवरनाइट कुछ करके ऐसा कुछ बहुत ड्रामेटिक चेंज आपके नेटवर्क में नहीं होने वाला है, तो रिस्क करने से लेने की जरूरत नहीं है। तो उस पर काफी कॉन्शियस रहना चाहिए कि आप इन टाइप के फैड्स में पार्टिसिपेट करे हो गया, क्योंकि सबका नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, सब सेगमेंट्स का नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। कोई भी सब सेगमेंट, जैसे अगर इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट 7% है, 6.5% है, तो कोई भी सेगमेंट 25, एक आधा कंपनी ग्रो कर सकता है 15 साल 20% पे,
बट पूरा सेक्टर नहीं ग्रो कर सकता है, हम्म, अदरवाइज वो सेक्टर इतना बड़ा हो जाएगा इकोनॉमी में। तो ये चीज पे फोकस कीजिए कि ये पॉसिबल है क्या। काफी सारी बार हमने देखा है कि लोग फैट चेस करते हैं, रिटर्न चेस करते हैं, तो हम्म। वो जितना अवॉइड कर सके उतना करें। यही दो मेरे एडवाइस रहेंगे। ब्रिलियंट सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम हमारे इन्वेस्टर्स तक ये बात पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।